हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड यूपी एग्जाम में। आज के सेशन में हम 15 मई के डेली सीए डिस्कस करने वाले हैं और सेशन हमारा बाइलिंगुअल होगा और साथ ही साथ हम सारे के सारे एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग एटीएम रिवॉल्यूशनाइजिंग गोल्ड ट्रांजैक्शंस। भारत का पहला एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है जो सोने के लेन देन में क्रांति ला रही है? अच्छा, गोल्ड मेल्टिंग एटीएम तो हमने पहले इंस्टॉल किए थे गोल्ड सिक्का कंपनी के द्वारा ही, मतलब एआई पावर्ड वाला भी गोल्ड सिक्का कंपनी ने इंस्टॉल किए और पहले जो हमने गोल्ड मेल्टिंग एटीएम इंस्टॉल किए थे वो भी गोल्ड सिक्का नहीं किए थे 2022 में ही। लेकिन अब हमने क्या किया है, 2025 में इसका एआई वर्जन लाया है, यानी कि अपग्रेडेड किया है, अपग्रेडेड वर्जन आया है, इसलिए ये न्यूज में आ गया है। और कंपनी कौन सी है? हमारी गोल्ड सिक्का कंपनी। और ये स्टैब्लिश कहाँ पे हुए? हैदराबाद में स्टैब्लिश हुए हैं। एआई पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग एटीएम्स, इन एटीएम्स के थ्रू पे आप सोना बेच सकते हो, खरीद सकते हो, उधार पे दे सकते हो, है ना। ये सारी चीजें आप कर सकते हो, एक्सचेंज भी कर सकते हो। या you can buy, sell, exchange, lease, digitize and monetize gold through an automated process। और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि पहला गोल्ड एटीएम हमने 2022 में ही इंस्टॉल किया था, गोल्ड सिक्का नहीं किया था, और अब इसका अपग्रेडेड वर्जन लाया गया है, एआई बेस्ड वर्जन। बस इतना इंपॉर्टेंट है। स्टैब्लिश कहाँ पे हुआ? ये हैदराबाद में। Who has been appointed as the chairman cum managing director of Oriental Insurance Company Limited in 2025? 2025 में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, संजय जोशी जी। संजय जोशी जी को अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बस मतलब आई थिंक अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो चीफ्स होते हैं उन्हें इलेक्ट कौन करता है, मतलब सिलेक्शन कैसे होता है, कौन अपॉइंट करता है। तो इसके लिए हमारे पास एक बॉडी है, द फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। ये सेलेक्ट करती है चीफ्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के भी चीफ्स को। अभी रिसेंट चेयरमैन कौन है फाइनेंशियल सर्विसेज इंफॉर्मेशन ब्यूरो के, इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो के? भानु प्रताप शर्मा जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what financial milestone did M. Nagarju, Secretary of the Department of Financial Services, mark by ringing the ceremonial bell at National Stock Exchange in 2025? वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने 2025 में एनएसई पर घंटी बजाकर किस वित्तीय मील के पत्थर की शुरुआत की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लिस्टिंग ऑफ इंडियाज फर्स्ट मॉर्टगेज बैक्ड पास थ्रू सर्टिफिकेट्स। भारत के पहले बंधक समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट्स की लिस्टिंग की गई है बाय रिंगिंग द सेरेमोनियल बेल एट द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन 2025। How many new IITs are included under Phase B construction approved by the Union Cabinet in 2025? 2025 में यूनियन कैबिनेट द्वारा फेज बी कंस्ट्रक्शन में कितने नए आईआईटी शामिल किए गए? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 5 नए आईआईटीज को अप्रूवल मिल गए। कौन कौन से आईआईटीज हैं वो? आईआईटी तिरुपति आंध्र प्रदेश में, आईआईटी पलक्कड़ केरला में, आईआईटी भिलाई छत्तीसगढ़, आईआईटी जम्मू जम्मू एंड कश्मीर और आईआईटी धारवाड़ कर्नाटका में। इन सब का कंस्ट्रक्शन होगा अंडर द फेज बी कंस्ट्रक्शन ऑफ द 5 न्यू आईआईटीज। माँ की सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, Why was former Indian cricketer S. Sreesanth suspended by the Kerala Cricket Association in 2025? पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत को 2025 में केरल क्रिकेट संघ द्वारा निलंबित करने का कारण क्या था? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, रिमार्क्स क्रिटिसाइजिंग केसीए ओवर संजू सैमसन एक्सक्लूजन। ओके, केरला क्रिकेट संघ का को उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया था फॉर संजू सैमसन एक्सक्लूजन, इसलिए इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। बस। What is India's HDI rank in the 2023 report released by the United Nations Development Program? भारत की HDI रैंक 2023 की UNDP रिपोर्ट में क्या है? तो इस बार भारत की रैंक 130 रही है 193 देशों में। टोटल 193 कंट्रीज को एसेस किया गया और इसमें भारत की रैंक हमारी रही है 130।
अच्छा, रिपोर्ट तो हमारी 2025 में आई है, लेकिन ये डेटा वगैरह 2023 का इसमें इंक्लूड किया गया है, इससे 2023 लिखा गया है, बट ये रिपोर्ट अभी रिसेंट ही है, 2025 में ही आई है, अभी रिसेंटली मई में आई है। इसके पहले वाला जो हमारा रिपोर्ट था 2022 वाला, उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? 133 रैंक थी। पिछले साल के मुकाबले भी आपको पता होना चाहिए कितना इंप्रूव किया हमने, तो 3 रैंक हमने इंप्रूव किए इस बार 130 रैंक के साथ में। और टॉप पे कौन रहा है? टॉप पे हमारा आइसलैंड रहा है। ओके, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। स्कोर भी आप थोड़ा ध्यान में रख लो। पिछले साल स्कोर था हमारा 0.676 और इस बार का स्कोर है 0.685। और अगर 7 से ज्यादा स्कोर आपका रहता है तब आप कंसिडर होंगे हाई ह्यूमन डेवलपमेंट पे। 7 से कम स्कोर है तो मीडियम लेवल का ह्यूमन डेवलपमेंट है आपके यहाँ पे। इंडिया की HDI वैल्यू हैज इंक्रीज्ड बाय ओवर 53%, ग्रोइंग फास्टर देन द साउथ एशियन रीजनल एवरेज। ठीक है, सारे साउथ एशियन रीजनल जो एवरेज है उससे ज्यादा ही हम ग्रो कर रहे हैं। 53% का इंक्रीज देखा गया है सिंस 1990। और सबसे अच्छा परफॉर्म हमने कौन से कैटेगरी में किया है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। बेसिकली 3 पैरामीटर्स पे ये रैंकिंग्स प्रोवाइड करते हैं। पहला क्राइटेरिया एजुकेशन, दूसरा पर कैपिटा इनकम और तीसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्थ। तो हमने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, सबसे अच्छा परफॉर्म किया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे। और जहां 1990 में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 58.6 ईयर्स रहती थी, और ये अब 2023 में ये बढ़कर कितनी हो गई है? 72 ईयर्स। ठीक है, एवरेज लाइफ कितनी रहने लगी है? अब 72 ईयर्स की रहने लगी है। ग्रॉस नेशनल इनकम भी हमारी बढ़ गई है, नियरली 4 टाइम्स में वृद्धि देखी गई है, अभी इतनी हो गई है $9,046 की इन 2023। Inequality remains a significant challenge, reducing India's HDI by 30.7%. Inequality की वजह से हमारी रैंक में काफी इफेक्ट पड़ता है। HDI by 30.7% रिड्यूस हुई है ड्यू टू inequality. Despite reforms like the one-third reservation for women in legislature, female labor force participation, political representation remain low. Okay, female labor participation और political representation mainly low रहा है। Who has been appointed as the interim executive director to represent India, Bangladesh, Bhutan and Sri Lanka at the International Monetary Fund in 2025? 2025 में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का IMF में अंतरिम कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर जी को बनाया गया है न्यू इंटरिम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। किसे रिप्लेस किया है इन्होंने? कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। ओके, और परमेश्वरन अय्यर जी पहले ED एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके फॉर इंडिया एट दी वर्ल्ड बैंक, और अब बना दिया गया इन्हें इंटरिम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू रिप्रेजेंट इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका एट दी IMF। और KV सुब्रमण्यम जी को रिप्लेस किया इन्होंने। IMF में टोटल 25 डायरेक्टर्स होते हैं, 25 डायरेक्टर्स में से एक हमारे भारत के भी हैं। और इंडिया इज इन अ 4 कंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, 4 कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसमें 3 देश और कौन से हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। 9 मई को ये मीटिंग वगैरह थी, जो पाकिस्तान को वो लोन वगैरह दे रहे थे उस पर भी इसमें बातचीत होनी थी, रिव्यू वगैरह करना था। अब IMF हमारा कब स्टैब्लिश हुआ था? 1944 में स्टैब्लिश हुआ था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे इनके? वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और मेंबर कंट्रीज है 191। हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वॉशिंगटन DC, USA। Who is the author of the book The Johnson and Johnson Files: The Indian Secrets of a Global Giant, praised by former Chief Justice of India D.Y. Chandrachud? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ द्वारा प्रशंसित पुस्तक द जॉनसन एंड जॉनसन फाइल्स द इंडियन सीक्रेट्स ऑफ अ ग्लोबल जायंट के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कॉनैन शेरिफ। कॉनैन शेरिफ M। इंपॉर्टेंट बुक है ये, द जॉनसन एंड जॉनसन फाइल्स, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जर्नलिस्ट रह चुके हैं इंडियन एक्सप्रेस की भी। हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ ने इस किताब की तारीफ की है। बेसिकली 1982 में जो टाइनॉल क्राइसिस हुई थी US में, उसके लिए इस क्राइसिस में बेसिकली जॉनसन एंड जॉनसन का जो एथिकल ग्राउंड्स पे जो उन्होंने काम किया था, इसलिए उनकी तारीफ वगैरह होती है।
एज अ बेंचमार्क ये सेट करता है इन कॉर्पोरेट क्राइसिस मैनेजमेंट वेयर जॉनसन एंड जॉनसन रिस्पॉन्डेड टू अ साइनाइड लेस्ड कैप्सूल कॉजिंग मल्टीपल डेथ्स इन शिकागो। इनकी ओरिजिनल कैप्सूल में किसी ने ऐसा छेड़छाड़ करके उसमें साइनेट साइनेट वगैरह डाल दी थी, तो उसके बाद इन्होंने अपने मार्केट से सारी ये जो कैप्सूल थी उसे वापस ले लिया था। मतलब इसमें काफ़ी घाटा हुआ था, लेकिन ऑन टर्म्स ऑफ एथिकल ग्राउंड्ड्स उन्होंने डिसीजन लिया था, इसलिए इनकी तारीफ होती है। और डीवाई चंद्रचूड़ जी ने भी इसीलिए इस बुक को प्रेस किया है। लिखी किसके द्वारा गई है? कॉनन शेरिफ एम, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। What is the name of the initiative launched by President Draupadi Murmu for the welfare of senior citizens in 2025? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण के लिए शुरू की गई पहल का क्या नाम है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एजिंग विद डिग्निटी, इनिशिएटिव्स फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स, गरिमा के साथ बुढ़ापा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु पहल। न्यू दिल्ली में इसे बेसिकली लॉन्च किया गया। न्यू दिल्ली में कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। इसके तहत बेसिकली सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जिसके तहत हम एल्डरली सिटीजन्स को एम्पावर करेंगे। और ऑल्सो 5 नए सीनियर सिटीजन होम यानी कि 5 नए वृद्धाश्रम भी इनॉग्रेट किए गए हैं तवांग, वोखा, वेल्लोर, अनकापल्ली और नैनीताल में। साथ ही साथ एड्स और असिस्टिव डिवाइसेस भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए अंडर द राष्ट्रीय वयोश्री योजना। What percentage of Indian merchandise shipments will get duty-free access to the UK under the Foreign Trade Agreement? FTA के तहत भारत की कितनी प्रतिशत वस्तुओं को रिटेल में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 99%। इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूके के साथ में भी हमने रिसेंटली FTAs वगैरह साइन किए, तो 99% ऑफ इंडियन मर्केंडाइज शिपमेंट को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलने वाली है यूके में। और ये हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद में हमारा बायलैटरल ट्रेड लगभग डबल होने की कह सकते हैं गुंजाइश है। कितना हो जाएगा? लगभग $120 बिलियन इन 5 ईयर्स। ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा 99% ऑफ मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स को। की बेनिफिशियरी सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा? टेक्सटाइल सेक्टर में, केमिकल्स, लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्रीज में। एग्रीमेंट ऑल्सो सपोर्ट्स इंडियन वर्कर्स इन द यूके विद सोशल सिक्योरिटी रिलीफ and tariff reduction on automobiles and liquor. Okay. Where is the Kala Namak Rice Research Center being set up in उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में काला नमक राइस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर में बनने वाला है हमारा काला नमक राइस रिसर्च सेंटर। ओके, किसके साथ में कोलैबोरेट करके हम ये इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश कर रहे हैं? विद द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यूपी गवर्नमेंट प्लस इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मिल करके इस इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश कर रहे हैं सिद्धार्थनगर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। काला नमक राइस वैसे भी GI टैग से प्राप्त है। known for its black husk and in high international demand, its unique aroma and low glycemic index। विदेशों में इसकी काफी डिमांड होती है क्योंकि इसका एक यूनिक अरोमा होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी लो होता है। और इस साल हमें लगभग 1000 टन के एक्सपोर्ट करने हैं और 500 टन का एक्सपोर्ट तो हो भी चुका है इन दी सिंगापुर एंड नेपाल। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमने कहाँ किया अभी तक? सिंगापुर और नेपाल में किया है। ठीक है, काफी ज्यादा इंटरनेशनल डिमांड से इसकी। फूड एक्सपोज में इसका शोकेस होता है, दुबई गल्फ फूड एक्सपो में भी इसका शोकेस हुआ था। GI टैग प्रोडक्शन कवर्स 11 डिस्ट्रिक्ट कवर है GI टैग के लिए। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती एंड कुशीनगर। काला नमक राइस को अंडर दी दिव्यम आहार ब्रांड के अंडर भी सेल किया जा रहा है पैकेट्स में, 1 kg के, 2 kg के और 5 kg के रिटेल पैकेट्स में। हेल्थ फ्रेंडली ऑप्शन होता है ड्यू टू लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स। ऐसा प्रमोट किया जा रहा है कि ये हेल्थ फ्रेंडली ऑप्शन हो गया है। एंड दिस सेंटेंस रिगार्ड्स एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स फॉर इंटरनेशनल फेयर्स एंड एक्सिबिशन। ठीक है, काला नमक राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी बस एक्सटेंड होती है आपके लिए, इतना इंपॉर्टेंट ही है। काला नमक राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे बन रहा है? हमारा सिद्धार्थनगर पे बन रहा है यूपी गवर्नमेंट, और कोलैबोरेट किसके साथ में कर रहे हैं? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में।
What is India's rank in World Press Freedom Index 2025 released by Reporters Without Borders? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हमारा कौन सी संस्था निकालती है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और इस बार की रैंक हमारी कितनी है? 151 रैंक। भारत की रैंक 151। टोटल 180 देशों को इसके तहत एसेस किया गया है और भारत की रैंक 151 रही है और स्कोर कितना रहा है? 32.96। और 8 पोजीशन हमने इम्प्रूव की है, मतलब 8 पोजीशंस का इम्प्रूव है, ध्यान में रखिएगा। पिछले साल कितनी थी? 159 रैंक थी। पिछले साल की रैंक इंपॉर्टेंट जाती है, ऐसे कंपेयर करके स्टेटमेंट्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। नॉर्वे रहा है टॉप, जो नॉर्वे रिटेन दी टॉप पोजीशन, फॉलोड बाय द स्कैंडिनेवियन एंड यूरोपियन नेशंस। नॉर्वे, एस्टोनिया, नीदरलैंड, स्वीडन और फिनलैंड, ये रहे हमारे टॉप 5। यूके की रैंक 20 और लास्ट रैंक रही है हमारी इरिट्रिया। भारत और अपने नेबर्स की हम रैंक देख लेते हैं। नेबर्स की रैंक मोस्टली ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमसे ऊपर कौन कौन है? नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये 3 देश हमसे ऊपर है इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। नेपाल सबसे ऊपर है 90, फिर श्रीलंका, देन बांग्लादेश, देन भारत आ रहा है। और नीचे कौन कौन है? भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान। चाइना की रैंक 168 है, 178 है। How many permanent members are there in the United Nations Security Council? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 5 स्थायी सदस्य होते हैं। और कौन कौन से हैं वो स्थायी सदस्य? 5 permanent members are China, France, Russia, UK and US। अच्छा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में करेंटली कितने मेंबर है? 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। नॉन परमानेंट मेंबर्स में कौन कौन है हमारा? अल्जीरिया, गुयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोने, स्लोवेनिया। इनका टर्म 2025 में खत्म हो जाएगा। और डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, इनका 2026 में टर्म खत्म हो रहा है। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो 2 साल के लिए इनका इलेक्शन होता है, 2 साल तक ये नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं, बाद में फिर नेक्स्ट सेट ऑफ कंट्रीज सेलेक्ट होती है। किस काम में आता है? बेसिकली इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो कि इसी काम का नहीं है, कोई सुनता नहीं है इनकी। What was the name of the military operation launched by the Indian Armed Forces in response to the April 22, 2025 terrorist attack in Pahalgam? 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान का क्या नाम था? सबको ही पता है, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स आपको पता ही है, बहुत ही अच्छे से आपने देखा ही होगा, हर जगह न्यूज चैनल्स में कवर हो रहा था। टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को बेसिकली हमने टारगेट किया था, बस। Which Himalayan peak did the Indo-Tibetan Border Police successfully scale in April 2025? Indo-Tibetan Border Police ने अप्रैल 2025 में किस हिमालय शिखर को सफलतापूर्वक फतेह किया था? करेक्ट आंसर होगा हमारा माउंट कंचनजंगा। कहाँ पे पड़ता है? सिक्किम में। सॉरी, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा ना, माउंट मकालू होगा, ठीक है। आईटीबीपी सक्सेसफुली कहाँ पे स्केल किया? हमारी फोर्सेस थे माउंट मकालू पे, कंचनजंगा पे नहीं, ठीक है। मकालू कहाँ पे? वर्ल्ड 5th हाईएस्ट पीक है विद द एल्टीट्यूड ऑफ 8485 मीटर्स। माउंट मकालू हमारे कहाँ पे पड़ते हैं? नेपाल में। ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। अंडर द क्लीन हिमालय सेव ग्लेशियर कैंपेन, टीम कलेक्टेड 150 kg ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड कैंप्स, ठीक है। ये पॉइंट नोट करिएगा। आईटीबीपी हमारी कहाँ स्टैब्लिश हुई थी, मतलब कब स्टैब्लिश हुई थी? 24 अक्टूबर 1962 को। हेडक्वार्टर्स इनके न्यू दिल्ली में। और करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? राहुल रसगोत्रा जी। Who has been appointed as the new managing director of the National Film Development Corporation in 2025? 2025 में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, प्रकाश मखदूम जी। प्रकाश मखदूम।
Who has been appointed as the new Prime Minister of Yemen, replacing Ahmed Awad bin Mubarak? अहमद अवद बिन मुबारक की जगह यमन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ई, सलीम सलेह बिन ब्रेक। सलीम सलेह बिन ब्रैक ओके, यमन के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए। यमन की हमारी कैपिटल क्या है? साना इज द कैपिटल ऑफ यमन। करेंसी कौन सी होती है? यमेनी रियाल। Who won the Pulitzer Prize 2025 in the Investigative Reporting category? पुलित्जर पुरस्कार 2025 में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता कौन रहा है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, रॉयटर्स स्टाफ फेंटेनल एक्सप्रेस। नाम ध्यान में रखिएगा, पुलित्जर प्राइज हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, कई सारे कैटेगरीज में अवार्ड वगैरह दिया जाता है और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कैटेगरी में किसे मिला? हमारे रॉयटर्स ग्रुप को मिला है। और कौन कौन सी ग्रुप से? पब्लिक सर्विसेज में किसे मिला? कविता सुराना जी को। कविता सुराना, बस इतना नाम रखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में द वॉशिंगटन पोस्ट स्टाफ, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में रॉयटर्स स्टाफ। इंपॉर्टेंट मैं टिक कर दे रही हूँ, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पब्लिक सर्विस इंपॉर्टेंट है, ब्रेकिंग न्यूज इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट है, और बस इतना ही आई थिंक इम्पोर्टेंट है। बाकी आप बस एक बार देख भर लो। ओके, पुलित्जर प्राइज हमारे क्या होते हैं? कब से स्टार्ट हुआ था? 1917 से हम ये अवार्ड दे रहे हैं। किस लिए अवार्ड मिलता है? एक्सीलेंस इन न्यूज़पेपर, जर्नलिज्म, लिटरेसी अचीवमेंट, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन। म्यूजिक के क्षेत्र में, लिटरेरी क्षेत्र में और जर्नलिज्म, तीनों क्षेत्रों के लिए आपको ये पुलित्जर प्राइज मिलता है। किसके द्वारा दिया जाता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। पहले इंडियन जिन्हें अवार्ड मिला था वैसे गोविंद बिहारी लाल इन 1937। पहले इंडियन का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। When is International Leopard Day observed, and which Indian state has the highest leopard population as per the National Tiger Conservation Authority report 2022? अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? और एनटीसीए की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक तेंदुआ आबादी किस राज्य में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 3 मई। 3 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं लेपर्ड डे, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तेंदुओं की पॉपुलेशन है। ठीक, 3 मई को टू रेज अवेयरनेस अबाउट द लेपर्ड कंजर्वेशन। अकॉर्डिंग टू स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022 report, the National Tiger Conservation Authority, India's leopard population estimated at 13,874 individuals. 13,874 लेपर्ड्स है हमारे देश में एनटीसीए के अकॉर्डिंग, और इनमें एमपी में सबसे ज्यादा लेपर्ड्स हमारे मिलते हैं, फॉलोड बाय दी महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। नंबर 1 इज एमपी, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 इज कर्नाटका। What was the theme of World Laughter Day 2025 observed on 4 मई 2025? वर्ल्ड लाफ्टर डे की हमारी थीम क्या रही है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाफ फॉर हेल्थ, पीस एंड हैप्पीनेस। स्वास्थ्य, शांति और खुशी के लिए हंसे। वैसे ये डेट वाइज नहीं होता है, डे वाइज होता है। 4 मई को नहीं होता, जबकि ये फर्स्ट संडे ऑफ मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड लाफ्टर डे, फर्स्ट संडे ऑफ मई। पहला वर्ल्ड लाफ्टर डे कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था? हमारे मुंबई महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेगा। 11 जनवरी 1998 इन मुंबई महाराष्ट्र, फर्स्ट वर्ल्ड लाफ्टर डे। और भारत के बाहर कहाँ पे किया गया था? हैप्पीडेमिक, कोपेनहेगन, डेनमार्क में। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड लाफ्टर डे कहाँ पे हुआ था? मुंबई महाराष्ट्र में। सो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। हमने काफ़ी एक्सप्लेन करके चीज़ें बताई है, मतलब कि करंट के साथ साथ स्टैटिक को भी लिंक करके बताया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय।